अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनवाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल दी केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को आज के इस सेगमेंट में मैं स्पेशल वेलकम करता हूं। आज का जो सेगमेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ दिल के मामलात चलना शुरू हो गए हैं और एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम की बात की जा रही है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने एंड तक देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलें हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर तो आपने देखा होगा कि ACLS AHA गाइडलाइन 2020 आपसे शेयर की जा रही हैं, ठीक है। और एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम का ये मतलब है कि जब जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं उनमें कोई डिपॉजिट आ जाए, उनमें कोई ब्लॉक आ जाए या उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए और उनकी जो सर्कुलेशन है वो कंप्रोमाइज़ आना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, ठीक है। अब हम उसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम को लिया, ठीक है। उसके बाद प्लक रप्चर हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यानी कि डिपॉजिट ऑफ फैटी मटेरियल इनसाइड ऑफ द आर्टरी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि हम पेशेंट जो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के साथ जो पेशेंट आएगा हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो हमने पेशेंट को कैसे रिसीव करना है, हमारे पास क्या प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ से ये रिस्पॉन्सिव पेशेंट की बात हो रही है। याद रखें, दो किस्म के पेशेंट आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिसीव हो रहते हैं। एक वो पेशेंट जो रिस्पॉन्सिव होते हैं और एक वो पेशेंट जो नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं। और जो रिस्पॉन्सिव पेशेंट होते हैं उनको जो है ना वो ABCDE के थ्रू जो है ना वो अप्रोच किया जाता है, और जो नॉन रिस्पॉन्सिव होते हैं उनको BLS के थ्रू अप्रोच किया जाता है। याद रखिएगा, ये कभी भी नहीं भूलिएगा, ये ऑलवेज रिमेंबर इट प्लीज़, थैंक यू। चलें हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं वो डोर स्टेप से लेकर ड्रग तक उनको 30 मिनट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स में आपने EMS को एक्टिवेट करना है। EMS को एक्टिवेट करेंगे, कॉल 1122 करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। यानी हार्ट अटैक की अगर सस्पिशियस है आपको या किसी को ये सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स अभी मैं बताने लगा हूँ, अगर ये किसी को सिम्टम्स हैं तो वो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल करे, ठीक है। विद इन 30 मिनट्स वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच जाए और ड्रग उसको मिल जानी चाहिए। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ हूँ। आप क्या कहते हैं कि क्या पहले अच्छा पहले साइन एंड सिम्टम पढ़ते हैं, ठीक है। चले पहले साइन एंड सिम्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन है पहला इसका साइन एंड सिम्टम, चेस्ट पेन है, अनकंफर्टेबल प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद फुलनेस है, उसके बाद स्क्वीजिंग है, उसके बाद चेस्ट डिस्कम्फर्ट है विद लाइट हेडेडनेस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फेंटिंग है, स्वेटिंग है, नोजिया है, शॉर्टनेस ऑफ एयर है, ठीक है। उसके बाद पेन द सेंटर ऑफ चेस्ट, पेन सेंटर ऑफ द चेस्ट लास्टिंग ग्रेटर देन 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट से ज़्यादा उसकी जो है ना वो चेस्ट में पेन हो रही है। और पेन स्प्रेडिंग टू शोल्डर्स, नेक, आर्म, जॉ एंड और पेन बिटवीन दी शोल्डर ब्लेड। ये शोल्डर ब्लेड हमारे होते हैं बैक साइड पे, इन शोल्डर ब्लेड के बीच में जो पेन फील हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, ठीक है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये अगर साइन एंड सिम्टम आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप किसी भी जगह मौजूद हैं, वहाँ से ही आपने 1122 को कॉल करनी है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये ना आप किसी और कंट्री में हो तो वहाँ 1122 आप मिलाते रहे तो वहाँ से 1122 नहीं मिलेगी। किसी यूरोपियन कंट्री में, USA में है तो वहाँ 9111 को आपने कॉल करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल करनी है, ठीक है। विद इन 30 मिनट्स आपने इमरजेंसी में पहुंचना है और आपने ड्रग ले लेनी है, यानी कि वहाँ का जो स्टाफ होगा वो आपको ड्रग दे देगा। एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम जो प्रोटोकॉल है वो आपको दे देगा, ठीक है। और
जो ही पेशेंट आपके पास पहुंचेगा तो इनिशियल असेसमेंट होगी, ठीक है। ये मेडिकल प्रोफेशंस की बात हो रही है कि इनिशियल असेसमेंट होगी, O2 होगा, O2 ऑक्सीजन फौरी तौर पर प्रायोरिटी बेसिस पर उसको ऑक्सीजन लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद IV लाइन मेंटेन कर देनी है, उसके बाद उसको मॉनिटर अटैच कर देना है, उसके बाद गेट वाइटल साइन, यानी वाइटल साइन उसके लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्टेन 12 लीड ECG। अब यहाँ एक खास बात हो रही है कि 12 लीड ECG लेंगे तो फर्दर हमें ये पता चलेगा कि उसको हार्ट अटैक हो चुका है, नहीं हो चुका है, क्या स्टेटस है, फर्दर उसमें हमें इवैल्यूएशन मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात ये भी है कि बाज़ औक़ात साइलेंट MI होता है, तो उसमें हमने कार्डियक मार्कर्स लेने होते हैं, ट्रोपोनिन I, और उसके बाद CKMB लेना होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लेने से CBC लेने होता है, कोagulation प्रोफाइल्स लेने होती हैं उसकी। उसके बाद पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे कभी भी नहीं भूलिएगा। यहाँ याद रखें कि पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे की बात हो रही है, उसकी वजह है कि पेशेंट को अगर SOB हो रहा है या पेशेंट अनस्टेबल है तो ये ना हो कि आप एक्सरे के लिए पेशेंट को भेज दें तो वहाँ ही फेंट होकर पेशेंट की डेथ हो जाए, खुदा न खास्ता, ठीक है। प्रिकॉशन मेजरमेंट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ड्रा ब्लड सैंपल, कार्डियक मार्कर्स, लेवल्स, इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, फोकस ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। यानी कि सबसे ज़्यादा हमने फोकस ये करना है कि इस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देनी है कि नहीं देनी है। तो ये फ़ौरन जब ये डिसाइड हो जाए तो आपने फौरी तौर पर ये करना है कि इमीडिएट जनरल ट्रीटमेंट मोनो की तरफ आ जाना है। मोनो, यहाँ मोनालिसा की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ मोनो की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, 2 to 4 mg IV क्यों 5 मिनट्स नॉट रिलीव बाय NGT, ठीक है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन के साथ पेन रिलीव नहीं हो रहा तो फिर आप क्या देंगे, फिर मार्फिन देंगे 2 to 4 mg IV क्यों 5 मिनट्स, यानी हर 5 मिनट्स के बाद हम रिपीट करेंगे टिल रिलीव द पेन। अगर नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद पेन रिलीव नहीं हुआ तो चलें आगे चलते हैं। आगे जो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपने पहले लेना है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी इज़ द प्रायोरिटी बेस, ठीक है। ऑक्सीजन आपने सबसे पहले लेनी है, लेकिन यहाँ नंबर 2 पर मैंने लिखी हुई है, आपने नंबर 1 पर देनी है। जो ही पेशेंट्स आपके पास आए तो विया नेजल कैनुला आपने ऑक्सीजन पेशेंट को लगा देनी है, ठीक है। 2 to 4 लीटर ऑक्सीजन विया नेजल कैनुला आपने देनी है, ठीक है। और थर्ड में ये है कि नाइट्रोग्लिसरीन आपने देनी है, 0.4 mg सबलिंगुअल क्यों 5 मिनट्स, 3 सीक्वेंस ऑफ डोजेज। यहाँ याद रखें 3 सीक्वेंस ऑफ डोजेज। और फिर आपने एक और बात याद रखनी है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर नज़र रखनी है कि ब्लड प्रेशर तो नहीं कहीं फॉल कर रहा है, क्योंकि आप नाइट्रोग्लिसरीन अगर देंगे, नाइट्रेट्स देंगे तो प्रेशर फॉल कर सकता है, इसलिए प्रेशर के ऊपर आपकी गहरी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे है मेरे पास एस्प्रिन आपने 162 to 3 to 5 mg PO च्यूड करनी है, यानी कि उसको च्यू करवा के देनी है। इसमें लॉजिक ये है कि अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस हुआ है या कोई अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो फिर उसको जब आप च्यू करवा के देंगे तो उसके लिए हार्मफुल नहीं होगी। अगर आप उसको स्वालो करवाएंगे तो उसके गैस्ट्रिक में जाकर अल्सरेशन करेगी, ब्लीड करेगी और कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगी। इसलिए आपने टू बी ऑन वेरी सेफ साइड जो है ना, आपने हमेशा च्यू करवानी है, एस्प्रिन को आपने च्यू करवाना है, ठीक है। आगे चलते हैं कि इसके लॉजिक में आपको बता दूं कि ये हम क्यों देते हैं, ये मोनो क्यों देते हैं। इसकी लॉजिकली आपको मैं मेडिकली बता दूं कि इसके क्या लॉजिक्स हैं, हम ये ड्रग्स क्यों देते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन इसलिए देते हैं, ऑक्सीजन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑक्सीजन इसलिए दी जाती है कि जो टिश्यू या जो एरिया हमारा जिसमें ब्लॉकेज आ गई है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, तो वहाँ सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देकर तो वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड की जाए, ताकि वो जो पार्ट है वो डिसफंक्शन हो रहा है, उसके में इस्कीमिया हो रहा है, तो उसमें फिर हमने ये करना है कि उसमें ऑक्सीजन की सप्लीमेंट्री सप्लाई जब देंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगी और वो पार्ट, वो टिश्यू डेड नहीं होगा। ये लॉजिक है ऑक्सीजन देने का, ठीक है। नंबर 2 मेरे पास है नाइट्रोग्लिसरीन
नेक्स्ट टू डायलेट दी आर्टरीज एंड स्टॉप दी चेस्ट पेन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगी, डायलेट करेगी आर्टरीज को और चेस्ट पेन को रिलीव करेगी। और ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि ये ड्रग हम किस लिए दे रहे हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनका रिएक्शन क्या है, इनकी इंडिकेशन क्या है, इनकी कंट्रा इंडिकेशन क्या है। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन इसलिए देते हैं कि फर्दर जो उसके प्लेटलेट्स हैं वो प्रिवेंट क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं। 162 to 3 to 5 mg 325 mg आपने एस्प्रिन उसको च्यू करवानी है पेशेंट को, ठीक है। ये प्लेटलेट्स एंटी प्लेटलेट्स है, ठीक है, और क्लॉटिंग को जो फर्दर क्लॉटिंग होगी उसको प्रिवेंट करेगी। ओके, चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज़ अ नेक्स्ट स्टॉप टू द पेन। मॉर्फिन जो है वो पेन को स्टॉप करेगी और ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगी। नाज़रीन, ये थे आज के लॉजिक एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की मेडिकेशंस मोना, ठीक है। ये आज पार्ट 2 में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आज पार्ट 1 में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो कल पार्ट 2 में आपको बताऊँगा। लेकिन आपने मेरे इस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर अबाउट योर सेल्फ। बाय बाय।